नमस्कार। एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2-2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं ब्रिज क्या है। पारिवारिक ब्रिज क्या है? किसी देश की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी राज्य की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी जिले की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी परिवार के सदस्यों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो पारिवारिक ब्रिज क्या है? तो ये किसी परिवार के सदस्यों की संख्या को दर्शाता है, उसी को हम लोग पारिवारिक ब्रिज के नाम से जानते हैं। एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होने का कारण क्या है? कार्यभार का बढ़ जाना, कार्य को कुशलतापूर्वक करना, कार्य का व्यवस्थित स्वरूप, कर्तव्यों की उपेक्षा। ठीक है, तो एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होने का कारण है कार्यभार का बढ़ जाना। घर में जितने सदस्य रहते हैं उसको थोड़े थोड़े काम बांट दिए जाते हैं, इसलिए काम बढ़ जाना है। ठीक है, यानी कार्यभार का बढ़ जाना है। तो ये जैक की किताब से आपको बनाया है, जो झारखंड में चल रहा है। ये कहाँ पर मिलेगा टॉपिक, अगर आपको चेक करना है तो आप देखिएगा क्लास 6 चले जाइएगा और वहाँ पर विज्ञान पाठ देखिएगा। क्या देखिएगा? विज्ञान पाठ का 1। अब देखिए आपके दिमाग में चल रहा है कि पर्यावरण के लिए हम क्या क्या पढ़ें। तो पर्यावरण के लिए आपको देखिए जीव विज्ञान पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? जीव विज्ञान आप 6 से 8 तक का देख लीजिएगा, और भूगोल, खास करके भूगोल भी आप 6 से 8 तक का देख लीजिएगा। ठीक है, अब रही बात कि आपको टॉपिक जो दिया है पहले उसको देख लीजिए, बाकी आपका एक भी प्रश्न न छूटे इसके लिए यहाँ पर जीव विज्ञान 6 से 8 तक देख लीजिए, भूगोल 6 से 8 तक देख लीजिए, और थोड़ा सा कभी कभी राजनीति शास्त्र का टॉपिक होता है क्लास 6 का देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको 100% जो है भिड़ जाता है प्रश्न, एकदम 100% बता रहे। ठीक है, इसलिए पर्यावरण अध्ययन के लिए यदि आप चाह रहे कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हम पढ़ें तो इसका ख्वाब छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत कम पढ़िए और बहुत ज़्यादा मार्क्स उठाइए। ठीक है, इसी पर निर्भर करेगा। चलिए अब देखते हैं, खरगोश किस प्रकार का जीव है? आपको बताना है कि खरगोश किस प्रकार का जीव है। शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है या सभी है? खरगोश किस प्रकार का जीव है। ठीक है, अब देखिए खरगोश पर आप जा करके देखिएगा खरगोश को अपने पास पड़ोस में, तो वो क्या करता है? तो सिर्फ हरे साग सब्जी उसके दाने को खाता है। ठीक है, ये मांस का भक्षण नहीं करता है। खरगोश मांस का भक्षण नहीं करता है। यदि मांस का भक्षण करता तो मांसाहारी, लेकिन ये हरा चीज़ केवल पौधे या पौधे से बने उत्पाद को ही खाता है, इसलिए ये किस में चला जाएगा? तो शाकाहारी में चला जाएगा। तो आपका यहाँ पर देखिए कब आया हुआ है, तो ये आपको बिहार टेट 2021 का प्रश्न है। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूछा गया प्रश्न आपका है। हम सारे राज्यों का देखिए एक जगह आपको जो है यहाँ पर प्रश्न करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक भी आपको हम बनवाने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी आपको हम इसका करवा देंगे, बाकी प्रैक्टिस भी करवा देंगे। KVS आपका 30 में 30 आ जाएगा। 1 से 5 शिक्षक के लिए रामबाण साबित होगा। 1 से 5 शिक्षक के लिए यह नोट्स रामबाण साबित होगा। आपको हम बहुत कम समय में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ करवाते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं रहते हैं, सिर्फ आपको एग्जाम में आने वाला प्रश्न ही मिलेगा, जो कि JCERT जैक की किताब से निकाल के बनाया गया है। तो आप सभी वीडियो देखने के बाद अवश्य जुड़ जाइएगा, यहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बाकी यदि चाहते होंगे PDF लेकर के हम यहाँ से तैयारी कर लें और वीडियो भी देख लें एक बार, तो आपको 150 रुपये में सिर्फ पर्यावरण की तैयारी होगी और 500 रुपये में क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट की तैयारी 1 से 5 की हो जाएगी। घर बैठे ही आप यहाँ से JTET का सर्टिफिकेट आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कौन मांसाहारी जीव का उदाहरण है? प्रश्न पूछा गया है MP टेट 2023 में, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का प्रश्न हुआ। शेर है,
बिल्ली है, मगरमच्छ है या सभी है? इसमें कौन मांसाहारी जीव का उदाहरण है? शेर मांस खाता है इसलिए यह भी मांसाहारी है, बिल्ली भी मांस खाती है इसलिए यह भी मांसाहारी है, मगरमच्छ भी मांस खाता है इसलिए ये भी मांसाहारी है। यानी राइट आंसर इसका जो जाता है सभी में जाता है। प्रश्न आया था मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में। ठीक है, चलिए अगला है, वैसे जंतु जो केवल मांस का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या सभी? ठीक है, देखिए ये तो आपको शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी लिखा हो रहेगा, लेकिन शाकाहारी को क्या कहते हैं अभी बताया था आपको, हर्बीवोरस, मांसाहारी को कॉर्निवोरस और सर्वाहारी का ओमनिवोरस। याद रखिएगा, कभी कभी ये भी नाम दे सकता है आपको, शाकाहारी की जगह पर हर्बीवोरस, मांसाहारी की जगह पर कॉर्निवोरस और सर्वाहारी की जगह पर ओमनिवोरस। दोनों नाम को एकदम कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया है एग्जाम की तरफ से। ठीक है, तो वैसे जंतु जो केवल मांस का भक्षण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मांस का भक्षण करने वालों को मांसाहारी, और इसी का नाम हो जाएगा कॉर्निवोरस। क्या हो जाएगा? कॉर्निवोरस। ठीक है, कॉर्नी में सी ए टी, कैट, कैट मीन्स बिल्ली, जो बिल्ली को खाएगा, बिल्ली मांस है इसलिए मांसाहारी में चला जाएगा, कॉर्निवोरस। ठीक है, इसमें कौन मांसाहारी जीव नहीं है? इसमें कौन मांसाहारी जीव नहीं है? आपका प्रश्न आया हुआ है एमपी टेट में 2021 में। ठीक है, इसमें कौन मांसाहारी जीव नहीं है? गाय, कुत्ता, खरगोश या सभी? ठीक है, इसमें कौन मांसाहारी जीव नहीं है? गाय क्या चीज़ है बताइए? तो गाय केवल हरे घास को खाते इसलिए शाकाहारी है। अब खरगोश क्या है बताइए? तो खरगोश केवल जो है हरे घास या उससे हरे साग सब्जियों से बने उत्पादों खाता है इसलिए शाकाहारी है। लेकिन कुत्ता क्या है? ये मांस को खाता है इसलिए ये मांसाहारी चला जाएगा। ठीक है, और राइट, इसमें राइट एक सभी है तो सभी नहीं होगा, यानी राइट आंसर इसका कुत्ता होगा। ठीक है, कुत्ता जो है मांसाहारी में चला जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, सर्वाहारी जीव है। इसमें सर्वाहारी जीव कौन है आपको बताना है। ये यूटेट का मतलब उत्तराखंड टेट 2013 का ये प्रश्न पूछा गया है। भालू, मनुष्य, कौआ या सभी? सर्वाहारी जीव कौन है? ठीक है, तो भालू जो है हरे घास, हरी पत्तियां को भी खाता है और मांस को भी खाता है, दोनों को खाता है, इसलिए ये मांस और घास दोनों खाएगा, ये सर्वाहारी में जाएगा। मनुष्य जो है हरे साग सब्जियां भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो ये दोनों में जाएगा, ये भी सर्वाहारी है। और कौआ भी उसी की श्रेणी में है, ये मांस भी खाता है और हरे पेड़ पौधे से बने उत्पाद को भी खाता है। ठीक है, तो ये भी सर्वाहारी होगा, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा, डी होगा। समुद्र के जल का उपयोग किन किन कार्यों में नहीं किया जाता? देखिए यही बात अभी हमने चर्चा भी किया था आपको थ्योरी क्लास में, कि समुद्र के जल का उपयोग किन किन कार्यों में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो समुद्र के जल का उपयोग पीने के उपयोग में एकदम नहीं करते हैं, घरेलू कार्य में एकदम नहीं करते हैं, कृषि कार्य में एकदम नहीं करते हैं, यानी राइट आंसर इसका सभी, यानी डी होगा। ठीक है, और ये कब आया? छत्तीसगढ़ टेट 2013 और एमपी टेट 2017 का प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। एक रूप का मतलब अभी नदी है, अब इसमें सूरज का, भगवान का गर्मी पड़ेगा, वाष्पन होगा, तो यहाँ से पानी क्या होगा? कम होगा, और यहाँ पर वाष्पित होकर के रहेगा, तो क्या बनाता है? बादल बनाता है धीरे धीरे, और उसके बाद इसी से मानसून का आगमन हो जाता है। ठीक है, ये रीट 2014 का प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? वायु चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। क्या हो जाएगा? जल चक्र राइट आंसर हो जाएगा। जल क्या है आपको बताना है कि जल क्या है। छत्तीसगढ़ टेट 2013 का प्रश्न है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या सभी है? ठीक है, जल क्या है आपको बताना है। तो जल एक क्या है? यौगिक है। जल एक क्या है? यौगिक है, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। जल किन किन तत्वों का यौगिक है? जल जो बना है वो किन किन तत्वों के यौगिक से बना है? ठीक है, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से या ए और बी दोनों, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके, और डी कोई नहीं। ठीक है, तो ये देखिए यूपी टेट 2019 का प्रश्न है। तो जल का देखिए सूत्र होता है, आपको पता होगा, H2O। ठीक है, यानी किन से बना है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो आपसे क्या पूछा है? जल किन किन तत्वों का यौगिक है? हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों या कोई नहीं? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है? कितने डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ में बदल जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस,
-20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री या 10 डिग्री। ठीक है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है? तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर हरियाणा टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, अगला है कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? 0 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री या कोई नहीं। ठीक है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? तो आपको याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगला है कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है? जो हमारा ये जल है इसको हम किससे बदल देंगे? बर्फ में, बर्फ का सिल्ली। ठीक है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ में बदल जाता है? ये है -20, 20, 0 या 10। तो ये कितना पर जल बर्फ में बदल जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? 0, 100, 200 या कोई नहीं। ठीक है, तो कितने प्रतिशत पर जल उबलने लगता है आप बताइएगा। आप लोग सभी कोई कमेंट कीजिएगा देख रहे हैं तो। जल जो उबलने लगता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। ठीक है, तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए आप इस तरह से याद रखिएगा, ये धरती हो गया ना, धरती और इसके ऊपर क्या है? तो पानी। इसके ऊपर क्या है? इसे पानी है ना, पानी है। तो इसी को हम लोग विश्व जल दिवस कहते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आपको मनाया जाता है यहाँ पे 22 मार्च को। ठीक है, और ये जल ऊपर हो गया और पृथ्वी नीचे हो गया। तो पृथ्वी दिवस कब बनता है? तो 22 मार्च था, इसका 22 अप्रैल हो जाएगा। क्लियर? 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को यहाँ पर जो है आपका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला, भार के अनुपात से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8, 8:1, 1:3 या 3:1। ठीक है, यूपी टेट 2014 का प्रश्न है। तो भार के अनुपात से ऑक्सीजन देखिए H2O, तो ऑक्सीजन 1 हो गया लेकिन 2 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन जो होता है उस 16 को हो जाता है। कितना हो जाता है? 16। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1:8 हो गया। 1:8 किस में? सी में है, तो ए में है, इसलिए यही इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। देखिए जब आप पीएच मान पर चले जाइएगा तो जल से रिलेटेड ही आपको प्रश्न दिए हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.4, 7, 8.2 या कोई नहीं। ठीक है, तो शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है और इसका पीएच मान हमेशा 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। ठीक है, तो शुद्ध जल क्या होता है आपका? उदासीन होता है। ठीक है, जल कैसा होता है? उदासीन होता है। बिहार टेट 2023 का प्रश्न है। पानी का शुद्धतम रूप है नल का पानी, वर्षा का पानी, समुद्र पानी या आश्रित जल। ठीक है, तो पानी का सबसे शुद्धतम रूप जो है वो आपका वर्षा का पानी। जेटेट 2013, सीजी टेट 2013 और एमपी टेट 2018 का ये प्रश्न आया हुआ है। विश्व में लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर जल है? ठीक है, 71, 80, 60 या 90। ठीक है, तो 71% भूभाग पर क्या है? आपका जल है। अलवणीय जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत? अलवणीय जल मतलब पीने योग्य नहीं है, वो कितना प्रतिशत है? तो 2.7, 1.2, 4 या कोई नहीं। ठीक है, तो अलवणीय जल या पीने योग्य जल जो होता है वो आपका कितना प्रतिशत होता है आपको ये बताना है। तो अलवणीय जल या पीने योग्य जल 2.7 से ऊपर, जैसे देखिए 2.7 से लेकर 3 तक में अगर दिया है तो आप उसको मार सकते हैं। ठीक है, किसने कहा मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा गया था। वाटोमोर, प्लेटो, पेरेटो या अरस्तु। ठीक है, किसने कहा मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? तो अरस्तु ने कहा कि मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न है, 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस परिवार को व्यक्तित करता है? विस्तृत परिवार, नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार या पितृसत्तात्मक परिवार। ठीक है, तो यह परिवार जो डिनोट करता है वो आपका होता है संयुक्त परिवार। कौन सा परिवार? संयुक्त परिवार। एकल परिवार की अपेक्षा, अगला प्रश्न है, एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होने का कारण क्या है? देखिए एकल परिवार में
ऑल इन ऑल आप हैं, इसलिए आपको सुख दुख या जो भी काम है उसको ऑलरेडी आपको अपने करना है, ठीक है। लेकिन जहाँ संयुक्त परिवार है वहाँ पर क्या होता है, तो कार्यभार का बढ़ जाना, कार्य को कुशलतापूर्वक करना, कार्य को व्यवस्थित स्वरूप, कर्तव्य की उपेक्षा, ठीक है। तो वहाँ देखिए एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में कार्यभार कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी को कार्यभार अलग अलग बांट दिया जाता है। आप ही को सब काम नहीं करना है, कुछ काम हमारे अगर दादा कर रहे हैं तो कुछ काम हमारी दादी कर रही है, तो कुछ काम हमारे पापा कर रहे हैं, तो कुछ काम मम्मी कर रही है, तो उसी तरह से बड़े पापा बड़े मम्मी जो भी होते हैं, ये सारा कुछ ना कुछ काम बढ़ जाता है, इसलिए इसमें कार्यभार कम होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। एकल परिवार का अधिक प्रचलित होने का कारण क्या है? अभी के समय में आप देखिएगा एकल परिवार बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, एकल परिवार का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, घर घर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। इसका क्या कारण है? जनसंख्या कम, महंगाई में कमी, कला के कम समाना, उपयोग सभी, ठीक है। तो देखिए एकल परिवार में क्या होता है, जनसंख्या बहुत ही कम होता है, महंगाई कम हो जाता है, कम परिवार होता है, तो कला की कम संभावना, तो इसमें कला की भी कम संभावना रहती है, उपयोग सभी, तो राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा, ठीक है। ये यूपी टेट 2017 का आया हुआ प्रश्न है आपका। देखिए आपको यहाँ पर जो जेटेट ईवीएस चल रहा है, तो उसकी यहाँ पर एडमिशन आप सिर्फ 150 रुपये में ईवीएस की तैयारी कर सकते हैं, और यदि पूरे सब्जेक्ट 1 to 5 की, तो आपको आगे बताया गया 500 रुपये में कर सकते हैं। तो आप ईवीएस का पूरा नोट्स यहाँ पर बन गया है, अब उसके प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेंगे। इस तरह से ईवीएस आपको 30 नंबर में आराम से यहाँ से 25-28 नंबर आ जाएगा। आप सभी नोट्स जो सीआरटी का लेके जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, किसी से भी, ठीक है। तो देखिए परिवार को जो दर्शाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पारिवारिक वृक्ष। क्या कहते हैं? पारिवारिक वृक्ष। अगला प्रश्न है शाकाहारी जीव का उदाहरण है गाय, बकरी, हिरन, खरगोश सभी। गाय भी शाकाहारी है, बकरी भी शाकाहारी, हिरन भी शाकाहारी, खरगोश भी शाकाहारी। राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। यूपी टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। इसमें कौन शाकाहारी जीव नहीं है? आपको बताना है कि इसमें जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 4 गो, इसमें कौन शाकाहारी जीव नहीं है? हिरन, कुत्ता, गाय, खरगोश। हिरन शाकाहारी जीव है, गाय शाकाहारी जीव है, खरगोश शाकाहारी जीव है, इसमें कुत्ता जो शाकाहारी जीव नहीं है। आपसे पूछा गया था कि इसमें कौन शाकाहारी जीव नहीं है, तो राइट आंसर कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। ये कब आया है? तो ये देखिए आपको रीट राजस्थान में 2014 में आया हुआ है। अगला है खरगोश किस प्रकार का जीव है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या सभी? बिहार टेट बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। खरगोश किस प्रकार का जीव है, ठीक है। तो खरगोश किस में आता है? शाकाहारी में आता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। इसमें कौन मांसाहारी जीव का उदाहरण है? शेर, बिल्ली, मगरमच्छ या सभी? कौन मांसाहारी जीव का उदाहरण है? एमपी टेट 2023 का ही प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। शेर भी मांसाहारी है, बिल्ली भी मांसाहारी है, मगरमच्छ भी मांसाहारी, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। देखिए हरियाणा टेट 2017 का प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, डी सभी। भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, सभी। राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखलाई देने लगता है, इस रोग को क्या कहते हैं? मिनी माता, रतौंधी, क्वाइटर या बेरी? ये राजस्थान टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और रात में कम दिखलाई देने लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या और भी नीचे है। ये पंजाब टेट 2015 में पूछा गया था और झारखंड टेट 2013 में पूछा गया था, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो गया। ऊर्जा देने वाला भोजन किस पोषक तत्व को कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या ए और सी दोनों, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों, ठीक है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट को भी ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं और वसा को भी ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, ठीक है।
प्रोटीन को ऊर्जा देने वाला भोजन नहीं कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो गया, ए और सी दोनों, यानी राइट आंसर ए और सी दोनों जो लिखा है वो चला जाएगा। अगला है शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है? शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रुक्षांश। ये यूपी टेट 2020 का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो शरीर वर्धक भोजन किसको कहते हैं हम लोग? प्रोटीन को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं। ये यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। शरीर दुबला पतला हो जाता है और पेट फूल जाता है, किस रोग की पहचान है? सूखा रोग, पैरिया रोग, मोटापा या घेगा रोग। ठीक है, शरीर दुबला पतला हो जाता है, पेट फूल जाता है, ये सूखा रोग होता है विटामिन की कमी से। ठीक है, तो ये पैरिया, मोटा, घेगा नहीं होगा। ये झारखंड टेट में थोड़ा सा घुमा फिरा कर प्रश्न को पूछा गया था, देख लीजिएगा आप सभी को। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? टमाटर, गाजर, मूली, मिर्ची। यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का है। देखिए आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर पीडीएफ तो आपको मिल ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बैंक को भी बनाएंगे। विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी ये न्यू सिलेबस की पीडीएफ जैसे बना के आपको समाप्त कर देंगे, उसके बाद उसको भी हम लोग करवाएंगे। सारा कुछ आप यहाँ से, चाहे वो सारा सिलेबस का पीडीएफ हो, वीडियो हो, या पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन बैंक हो, सब कुछ आपको 150 रुपये में यहाँ से मिल जाएगा। पर्यावरण अध्ययन का स्पेशल आप ले सकते हैं। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत इसमें क्या है? गाजर है। ठीक है, आंवला में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवला में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या कोई नहीं। ये उत्तराखंड टेट 2017 में पूछ दिया गया था। तो आंवला में विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं? घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, तो घाव भरने वाला विटामिन जो है विटामिन सी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछा गया है। पहली रेलगाड़ी कब चली? 1851 ईस्वी, 1852 ईस्वी, 1853 ईस्वी, कोई नहीं। यूपी टेट 2013 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का प्रश्न है। तो भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? आप अभी इसके पहले थ्योरी क्लासेस देख लिए हैं, 1853 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत में 14 नंबर प्रश्न, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से बेंगलोर, चेन्नई से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से थाने या ठाणे। ठीक है, के मध्य कहाँ पर चली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने के मध्य। ये उत्तराखंड टेट, यूटेट उत्तराखंड टेट 2013 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। किस गवर्नर जनरल के काल में रेलगाड़ी चली? बताना है कि कौन से गवर्नर जनरल ने रेलगाड़ी चलानी, या किसका काल उस समय चला था जिसमें रेलगाड़ी का शुरुआत हुआ, किसने रेलगाड़ी को चलवाया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कोई नहीं। ठीक है, तो किस गवर्नर काल में रेलगाड़ी चली? तो वो रेलगाड़ी चली थी आपको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, डलहौजी। ठीक है, एक ट्रिक होता है डलहौजी हड़प ले ले रेल स्टाम्प। ठीक है, रेल, हड़प नीति, स्टाम्प सब इसी का है। ये कहाँ आया था? तो यूपी टेट 2014 में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है? सबसे अधिक अगर रोजगार कोई क्षेत्र में मिलता है तो कौन सा क्षेत्र है? ये प्रश्न है एच टेट हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का। रेल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन या जल परिवहन। ठीक है, तो सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला जो क्षेत्र है वो आपका यहाँ पर है रेल परिवहन। रेल में सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, या सबसे अधिक कर्मचारी रेल में ही है। ठीक है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? ये रीट मतलब राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। विवेक एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस या हिमसागर एक्सप्रेस। ठीक है, तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो आपका विवेक एक्सप्रेस है। असम में डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। इसके पहले हम लोगों ने नोट्स में देखा है। ठीक है, भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? 17,
18, 16 कोई नहीं। सीजी टेट 2018 में पूछ दिया गया था। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में प्रश्न आए हुए थे। तो भारतीय रेल को वर्तमान में 18 जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 19 नंबर, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, गोरखपुर, मुंबई, शिवाजी टर्मिनल या सीजा है शिवाजी टर्मिनल कोई नहीं। ये एमपी टेट 2012 का प्रश्न है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा गया था। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई, म से मध्य और म से मुंबई, शिवाजी टर्मिनल पड़ता है। ठीक है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या कोई नहीं। ठीक है, तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय वो कोलकाता में पड़ता है। आपको इसके पहले दिया हुआ है। ये यूपी टेट 2016 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कहाँ किया गया? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में कोई नहीं। ये उत्तराखंड टेट 2015 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो भारत में पहली मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कहाँ हुआ? कोलकाता में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। ठीक है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल कहाँ से कहाँ तक चली? दमदम से हावड़ा, मुंबई से थाने, मुंबई से दिल्ली या दमदम से टालीगंज। तो भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल चली कोलकाता में चली, और कोलकाता में जो चली तो कहाँ से कहाँ तक? तो दमदम से टालीगंज स्टेशन के बीच चली थी। राइट आंसर डी हो जाएगा।